ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करती हैं इन द चैनल ऑफ रिजल्ट गुरु 2.0। तो आज हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 25 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या है क्लोरीन और फ्लोरीन और आयोडीन? किसके उदाहरण है? इनर्ट गैसेस के उदाहरण है, कीटोन के हैं, हैलोजन के हैं, अल्केन के हैं। तो यहाँ पे याद रखना है जो हमारे क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, तो ये सारी चीज़ें हमारी गैसेस किसकी है? उदाहरण हैलोजन्स की है। वी आर टॉकिंग अबाउट हैलोजन की बात करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास? व्हाट कैन बी द कंक्लूजन फाउंड अबाउट द कार्बन एटम फ्रॉम 6C12। तो यहाँ पे क्या है? 6C12 से कार्बन परमाणु के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इसमें 12 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे में है इसमें 12 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, और इसमें 6 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं, और इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं। तो याद रखना है जैसे ही जो नीचे पैर की तरफ है तो वो क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है, प्रोटॉन्स की संख्या बताता है, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बताता है जो पैर की तरफ है ना, जो पैर में है। तो पैर की बात करें तो यहाँ पे 6 है। तो 6 में क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हमारे 6 है, प्रोटॉन्स भी 6 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 है। संख्या जो इलेक्ट्रॉन्स की है वो भी 6 है। अगर बात करी जाए 12, तो 12 ऊपर वाली संख्या क्या बताती है हमें? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे देख लो, अगर 6 प्रोटॉन निकले तो 6 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है, इट हैज 6 न्यूट्रॉन है इसके पास और 6 ही प्रोटॉन्स हैं अगर कार्बन की बात करी जाए। तो अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द कंप्लीट फॉर्म ऑफ द आरएनए? आरएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात हमने कल कर ली थी। तो आरएनए के पूर्ण रूप से क्या है? उसका पूर्ण रूप बताइए। ठीक है, रॉबर्ट न्यूक्लियर एसिड, रेटिनल न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लियर एसिड। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना है। अगर बात करी जाए आरएनए की तो वहां पे क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक है, न्यूक्लियर भी नहीं है। तो न्यूक्लियर के साथ, फिजिक्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना इसको में। इसमें है हमारा राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या है? द लॉ ऑफ द इनर्शिया वाज प्रोपाउंडेड बाय, जड़ता का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ठीक है, तो हमारे पास है इसाक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात हो रही है, जॉन डेल्टन की बात हो रही है, या बात हो रही है स्टीफन हॉकिंग की। स्टीफन हॉकिंग के बारे में सब लोग जानते हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा फेमस बुक्स भी लिखी है। अगर बात करते हैं जड़त्व का सिद्धांत बोलते हैं तो हमारा वो है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, जो गति का पहला नियम है वो हमारा जड़त्व का सिद्धांत है। तो ये हमारा किसने दिया था? इसाक न्यूटन सर ने। अगर बात करी जाए अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला था, और किसके लिए मिला था? वो मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिख रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो रही है। अगर बात करी जाए जॉन डेल्टन सर ने क्या दिया था? एटॉमिक थ्योरी दी थी। जॉन डेल्टन सर ने क्या दिया था? एटॉमिक थ्योरी। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। एटॉमिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी है हमारी जॉन डेल्टन सर के द्वारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कमजोर बल है? मोमेंटम फोर्स की बात है, गति बल की बात हो रही है, ग्रेविटेशनल बल की बात हो रही है, या द्रव्यमान की बात हो रही है, शॉर्ट रेंज फोर्सेस की बात हो रही है। शॉर्ट रेंज फोर्स हमारी पाई जाती है नाभिक में पाई जाती है। शॉर्ट रेंज बोला जाता है क्योंकि वो नाभिक तक ही सीमित होती है। अगर बात करी जाए यहाँ पे सबसे ज्यादा कमजोर बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है, क्योंकि क्या है हमारे पास 2 द्रव्यमान है तो वो उतना ही काफी है कि 2 द्रव्यमान के बीच में बल क्रिएट करने के लिए। अगर 2 मास है किसी भी चीज में, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ, अगर 2 द्रव्यमान वाली चीजें हैं तो उनके बीच में एक आकर्षित बल पाया जाता है। तो ये चीज याद रखनी है। तो हमारे पास वीकेस्ट फोर्स क्या है? हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल है, दैट इज ग्रेविटेशनल बल की बात हो रही है। तो अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है? किसी भी माध्यम में साउंड की गति बढ़ जाती है जैसे जैसे हम बढ़ते हैं। टेम्परेचर, तापमान की बात हो रही है, फोर्स ताकत की बात हो रही है, बल की बात हो रही है, स्पीड की बात हो रही है, स्पीड रफ्तार की बात हो रही है, या प्रेशर दबाव की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है। अगर बात करी जाए जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड है, जो साउंड की गति है, वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है जैसे ही हम तापमान बढ़ाते रहते हैं। जैसे मान लो बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसकी वैल्यू होती है 331 के राउंड, 331 मीटर पर सेकंड की बात। ठीक है जी। अगर 25 पे जाते हैं तो 346 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। देखो 0 से लेके 25 तक इतनी बढ़ गई है। तो याद रखना है जो हमारी साउंड की स्पीड है वो तापमान के साथ बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे ये चीज हमारा क्या आंसर सही होगा? हमारे पास है टेम्परेचर की बात हो रही है। ठीक है, तापमान की बात हो रही है। चलो जी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? हु इन्वेंटेड द अल्टरनेटिंग करंट? एसी करंट के इन्वेंशन या खोज या आविष्कार किसने करा था? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास निकोला
टेस्ला की बात हो रही है, टेस्ला के बारे में बहुत सारे गाड़ियां भी आपने देख ली है टेस्ला की, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन सर के हमने बारे में ये चीज़ जान ली है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा याद रखनी है माइंड में। और इसाक न्यूटन सर की बात करी जाए तो उन्होंने क्या करा था, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में भी बताया था कि अगर दो वस्तुएं हैं, उनके ऊपर द्रव्यमान है, उनके पास एक द्रव्यमान है, तो उनके अंदर आपस में क्या होगा, आकर्षित बल पाया जाएगा। और दूसरा इन्होंने क्या करा था, गति के नियम भी इसाक न्यूटन सर ने दिए थे, ठीक है जी। और थॉमस एडिसन सर ने क्या दिया था, एक बल्ब क्रिएट करा था, हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करी जाए तो थॉमस एडिसन सर की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट की बात करी जाए तो हमारा है निकोला टेस्ला। अगर बात करी जाए कई बार ऐसा करंट बताओ, ठीक है जी, जो हमारा सबसे ज्यादा कम एनर्जी खाता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए कौन सा करंट आता है, तो याद रखना है अल्टरनेटिंग करंट में सबसे ज्यादा कम एनर्जी लॉस होती है, मतलब एनर्जी लॉस नहीं होती, ठीक है जी। तो सबसे ज्यादा अगर डायरेक्ट करंट की बात करी जाए उसमें ज्यादा एनर्जी लॉस होती है। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट की बात करते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हु इन्वेंटेड द पिस्टल रिवॉल्वर, पिस्टल रिवॉल्वर का आविष्कार किसने करा था, विलियम हंट की बात हो रही है, रॉबर्ट एच गोडार्ड की बात हो रही है, हेनरी ओगले या सैमुअल कोल्ट। और पंजाबी में एक गाना है, वैलियों तो लगता है कोल्ट छुड़ाएंगी, है ना। तो कोल्ट से याद रखना है कि हम रिवॉल्वर की बात कर रहे हैं, इन्वेंशन किसने करी थी, आविष्कार किसने करा था, सैमुअल कोल्ट ने करा था अबाउट रिवॉल्वर। तो ये सारी चीजें अपने माइंड में फिट करके चलनी है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में मूल सिद्धांत प्रदान किया था। अब देखो वही बात हो गई, अगर एंटोनी लेवॉइसर की बात हो रही है, जोसेफ प्राउस्ट की बात हो रही है, डेमोक्राइटस की बात हो रही है, जॉन डेल्टन की। अब बहुत सारे लोगों को डेमोक्राइटस और जॉन डेल्टन में कंफ्यूजन होती है, तो यहाँ पे याद रखना डेमोक्राइटस आंसर हमारा तब होता है अगर हम परमाणु की बात करें। परमाणु शब्द किसने दिया था कि ये डिवाइजिबल नहीं है, तो ये याद रखना है, ये हमारा दिया था डेमोक्राइटस सर ने। और यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है दैट इज जॉन डेल्टन। इन्होंने एटॉमिक थ्योरी भी दी थी और हमने इसके बारे में डिस्कस करा था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है जी। चलो अब अगले पे चलते हैं। हु इन्वेंटेड द पीरियोडिक टेबल। देखो जी, अब जब पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किसने करा था, ठीक है जी, तो हमारे पास है मेंडलीव, लुइस पैस्चर, मैरी क्यूरी और एंटन लेवॉइसर की बात हो रही है ना। अब जब पीरियोडिक टेबल बनाया गया था, देखो इन्वेंट जब करा गया था तो वो करा था हमारा मेंडलीव सर ने, तो इसका आंसर क्या है, मेंडलीव, ठीक है जी। अब बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अब मेंडलीव और रेबीज वैक्सीन हमने देखा था, लुइस पैस्चर ने क्या बताई थी, रेबीज वैक्सीन इन्वेंट करी थी, रेबीज वैक्सीन, है ना जी। अब मैरी क्यूरी ने क्या करा था, दो एक एलिमेंट्स देखे थे इसने, एक तो पोलोनियम और एक रेडियम, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के साथ इसने डील करा था। कौन से थे हमारे पास, एक तो रेडियम की बात कर रहे हैं, एक रेडियम और एक पोलोनियम। और ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, रेडियम किसने बताया था और पोलोनियम के बारे में किसने बताया था, तो आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि मैडम क्यूरी की बात हो रही है, ठीक है जी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों का किस क्रम में अरेंज करा जाता है उनको, है ना, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, परमाणु के क्रमांक के बढ़ते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, परमाणु के क्रमांक में घटता क्रम। तो याद रखना है जब भी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारा एटॉमिक नंबर काम करता है परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, परमाणु क्रमांक की बात हो रही है, ठीक है जी, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, यहाँ से ये चीज़ याद रखनी है। अगर बात करी जाए, अगर पुरानी बात करते हैं ना, जो पहली बार जब बनाया गया था, है ना, जब पुराना इन्वेंट करा था, मेंडलीव सर ने बताया था, तो वो किस क्रम में था, वो हमारा था इन ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है, परमाणु द्रव्यमान था वहाँ पे, अब क्या है वहाँ पे, यहाँ पे परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में जो मॉडर्न है हमारा, ठीक है जी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। अब कीटाणु खत्म करने हैं तो याद रखना है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग के बारे में सबको पता है कि कहते हैं ना कि ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग पाउडर कम डालो, ठीक है जी, मतलब वो क्रीम आती है तो ब्लीचिंग थोड़ा कम डालो, है ना, तो वो क्या करता है, ब्लीच करता है। वैसे ही हमारी जो क्लोरीन है वो और भी बहुत सारी जगह पे यूज़ होती है। वो किस में यूज़ होती है, ऐसा एक कंपाउंड है जिसमें अपने क्लोरीन फाइंड करनी है और क्लोरीन ही हमारा ब्लीचिंग एजेंट भी बनता है। तो यहाँ पे याद रखना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की बात हो रही है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जहाँ पे क्लोराइड आ गया तो याद रखना है ये ब्लीचिंग एजेंट भी काम करता है, एज अ ब्लीचिंग एजेंट भी काम करता है और कीटाणुओं का नाश भी करता है। ओके जी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पॉलीमर
का उपयोग फर्श के टाइलों बनाने के लिए किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात हो रही है, कार्बोनिल की बात हो रही है, टेफ्लॉन की हो रही है, नायलॉन की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो मटेरियल यूज होता है दैट इज पीवीसी यूज होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात हो रही है, पीवीसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है जी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? द फ्लोएम वर्क्स इन द प्लांट्स। ठीक है, फ्लोएम पौधों के कार्य करता है। हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के बारे में बात करी थी। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में हमारे पास दो चीजें थी, एक तो जाइलम था, एक फ्लोएम था। अब फ्लोएम का काम पूछा गया कि जो फ्लोएम है वो किस काम आता है? फ्लो ऑफ द ब्लड, भोजन की प्रवाह, टू सपोर्ट द स्टेम, स्टेम को सपोर्ट करना, या सर्कुलेशन ऑफ द मिनरल्स, खनिजों का संचलन, फ्लो ऑफ द वाटर, पानी का बहाव। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना है, फ्लोएम से फूड, एफ फ्लोएम फूड, ऐसे करके याद रखना है, फ्लोएम फूड, फ्लोएम फूड, है ना। तो फ्लोएम क्या करता है? फूड को या भोजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, फ्लो करने के लिए हेल्प करता है। अगर जो जाइलम की बात करी जाए तो जाइलम क्या करता है? वाटर। जाइलम जो है, अगर जाइलम की बात करी जाए तो जाइलम से याद रखना है पानी, वाटर। ठीक है जी। और फ्लोएम क्या काम करता है? ये हमारा फ्लो ऑफ द फूड। और जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की बात हो रही है, टिश्यूज। ओके जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है? विच डिजीजेज आर कॉज्ड इन द डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन की डेफिशिएंसी की बात हो रही है यहाँ पे। प्रोटीन, अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो तो कौन सा रोग होता है? तो पहला स्कर्वी की बात हो रही है। स्कर्वी की बात हमने करी थी और अब फिर से रिपीट करते हैं। स्कर्वी हमारा होता है विटामिन सी की कमी के कारण। अगर बेरी बेरी की बात करी जाए तो बेरी बेरी होता है बी फॉर बेरी और बी फॉर विटामिन बी। तो ये चीज हमने याद करी थी। रिकेट्स की बात करी जाए तो रिकेट्स में हमने देखा था विटामिन डी की बात हो रही थी। और यहाँ पे बचा कौन सा ऑप्शन? अगर नहीं भी पता प्रोटीन की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है तो क्वाइशकोर की बात हो रही है। ठीक है, अगर बात करें रिकेट्स की तो हमारे पास क्या है? विटामिन डी की बात हो रही है, विटामिन डी की बात हो रही है। ऑस्टियोपोरोसिस भी हमने देखा था। अगर बेरी बेरी की बात हो रही है, बी फॉर बेरी और बी फॉर विटामिन बी, विटामिन बी की बात हो रही है। अगर बात करी जाए स्कर्वी की तो हमें याद रखना है विटामिन सी की बात हो रही है, विटामिन सी। चलो जी, अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द विच विटामिन। तो यहाँ पे विटामिन पूछा गया है। विटामिन B2 है, विटामिन सी है, विटामिन B9 है, विटामिन ए है। विटामिन ए से हमें चीज़ याद रखनी थी। जो हमारा नाइट ब्लाइंडनेस है, कैरेट में, गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो कैरोटीन पिगमेंट की भी बात करी थी ना, कैरोटीन पिगमेंट किस में पाया जाता है? गाजरों में पाया जाता है, जिसकी वजह से वो लाल होती हैं। और हमने देखा था विटामिन B9 है, यहाँ पे विटामिन सी है। विटामिन सी के कारण, कमी के कारण क्या होता था? हमारा स्कर्वी रोग होता था। अगर विटामिन B9 हमारा यहाँ पे सही आंसर है तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, विटामिन B9। ठीक है जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? ट्रॉपिज्म मोस्टली रेफर टू, हमारे ट्रॉपिज्म के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो क्या है ट्रॉपिज्म का मतलब? क्या है? डायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ द प्लांट, एक पौधे की एक दिशा में वृद्धि होना, या लॉन्गलिविटी ऑफ द एनिमल स्पीशीज, या बर्ड माइग्रेशन, पक्षी प्रवास की बात हो रही है, या बिहेवियरल पैटर्न ऑफ द ह्यूमन, मानव के व्यवहार पैटर्न की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना, ट्रॉपिज्म की बात है कि मतलब क्या है? ग्रोथ के साथ रिलेटेड है। प्लांट्स ग्रो करते हैं ना, तो उसकी क्या है? ऊपर वाली साइड क्या है? अब हमारे जो डिवीजन वाले टिश्यूज होते हैं वो क्या है? सेल्स डिवाइड करते रहते हैं, आगे डिवाइड करते रहते हैं, फिर आगे मूव करते रहते हैं। तो क्या है? ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो ट्रॉपिज्म जो हमारा है दैट इज डायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, जो पौधे की एक दिशा में ग्रोथ या वृद्धि होना, तो उसके साथ कोरिलेटेड है ट्रॉपिज्म। तो ये चीज याद रखनी है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? हमारे होस्ट ऑफ द रेड रॉट इन द डिजीज इन द प्लांट। गन्ने को सबने देखा है, गन्ने के खेतों में हमने जाके गन्ने भी चुपे हैं। तो हमने देखा है, जो अगर होस्ट ऑफ द रेड रॉट नहीं पता, रेड रॉट भी नहीं पता तो किस में होता है? ठीक है, रेड रॉट डिजीज किस में होती है? तो गन्ने में देखा है, बिल्कुल लाल लाल धारियां सी बनी होती है। हम कहते हैं गन्ना खराब है, गन्ने को बीमार हो रखा है बेचारा, है ना। तो गेहूं की बात हो रही है, राइस हो रही है, शुगर केन हो रही है, गन्ने की बात हो रही है, या कॉटन की बात हो रही है, कपास की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, हमारे गन्ने में होता है ये चीज, है ना। और गन्ने में हमने रियल लाइफ में भी देखा है। चलो जी, अब कुछ प्रश्न तो हमारे ऐसे ही हो जाते हैं। मानव शरीर में अब इनवॉलंटरी मसल्स के बारे में पूछा गया है, कहाँ स्थित होती है? लिम्फ में होती है, ब्रेन दिमाग में होती है, ठीक है, हार्ट में होती है। यहाँ पे हार्ट है, हीट लिखा गया, चलो एनीवेज कोई बात नहीं, है ना। टंग की बात करी जाए, ये जीभ। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है हमारे पास क्या है? हमारे पास ऑप्शन, यहाँ पे गलती से यहाँ पे लिखना था हार्ट, हृदय की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना, हार्ट हमारा सही आंसर है। टाइपिंग मिस्टेक है जी। ठीक है जी, चलो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द मोमेंटम ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द सम फैक्टर्स। ठीक है, मोमेंटम की बात हो रही है, संवेग की बात हो रही है। संवेग किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? किस किस के ऊपर?
निर्भर करता है ना। तो निर्भरता देखते हैं किसके ऊपर निर्भर करता है, द मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल, संवेग जो है किसी वस्तु का द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, या हम बात करते हैं संवेग की, वो द्रव्यमान और वेग के ऊपर निर्भर करता है, या हम बात करते हैं वॉल्यूम आयतन की बात करते हैं या वेग की बात करते हैं, या मोमेंटम जो है संवेग है वो हमारा सिर्फ वेलोसिटी या वेग के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है, अगर मोमेंटम या संवेग की बात करी जाए तो उसको छोटे p के साथ डिनोट करते हैं, और जो a किसका प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट आता है, छोटे p के साथ डिनोट करते हैं। ये है मास, द्रव्यमान की बात हो रही है, इनटू वेग की बात हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, मास और वेलोसिटी दोनों। ये हमारा सेकेंड आंसर सही है। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? हमारे पास क्या है, हिमरस है, फेमर है, मैलस है एंड स्टेपिस है। तो स्टेपिस हमारी सबसे छोटी हड्डी है और ये कहाँ पाई जाती है, कान में। ठीक है, तो हमारी कौन सी हड्डी पाई जाती है, स्टेपिस हड्डी पाई जाती है कान में, और ये चीज़ याद रखना है, कान की हड्डी और ये सबसे ज़्यादा छोटी हड्डी है। ठीक है जी, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, और आप मुझे कमेंट में बताओगे कितनी टोटल हमारी हड्डियाँ होती हैं, कितनी टोटल बोन्स होती हैं। अब बात करें खून में यूरिक एसिड अगर अधिकतम हो जाए तो क्या किसका लक्षण है, ये गठिया का है, गाउट का है, ठीक है, गठिया या हार्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है, अगर गाउट की बात करी जाए तो गाउट किसका है, अगर यूरिक एसिड वो हमारे जॉइंट्स में जाके जमा हो जाता है, ठीक है, अब टेंडन्स में जमा हो जाता है, उसमें क्या होता है कि बार बार कड़कड़ाटे के, और वो यूरिक एसिड हमें परेशान करता है ना, तो वो किसकी, कौन सा रोग है, ये गाउट का रोग है, गाउट। ठीक है जी, गाउट से याद रखना है ये वाला सेकेंड। ठीक है जी, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, हमारे पास है, इनमें से कौन सा रिप्रोड्यूसेस बाय द बडिंग। ठीक है, अब बडिंग की बात हो रही है, अमीबा की बात हो रही है, पैरामीशियम की बात हो रही है, यीस्ट की बात हो रही है, या प्लाज्मोडियम की बात हो रही है। अगर बात करी जाए बडिंग से, बडिंग में क्या होता है, वो अपना एक छोटा सा बड बाहर निकालता है और तोड़ देता है अपने शरीर से, और जैसे ही वो नीचे जाता है तो वो क्या है, अपना एक पूरा प्रॉपर इंडिविजुअल बन जाता है, प्रॉपर एक ऑफस्प्रिंग पैदा हो जाता है ना। तो इसमें ये चीज़ याद रखना है, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, यीस्ट हो सकता है या हाइड्रा आ सकता है, दोनों में ही याद रखना है। यीस्ट और हाइड्रा में क्या पाई जाती है, बडिंग पाई जाती है। बडिंग मतलब बड, नॉर्मल बड तो सबको पता ही है ना, बड क्या होती है। तो क्या होता है, बड से हल्का सा दूर हो जाता है, मतलब पहले अपना छोटा सा हिस्सा बाहर निकालता है, ठीक है, फिर वो टूट के प्रॉपर ऑफस्प्रिंग बन जाता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम बताइए, साइंटिफिक नाम बताने के लिए कह रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे याद रखना है हमारा है सी ऑप्शन, पेवोक्राइस्टस। अब साइंटिफिक नाम के ऊपर बहुत सारे फेमस नाम पूछे जाते हैं, जैसे टाइगर का हो गया, कैट का हो गया, पैंथरा लुइस हो गया, लीस हो गया ना। तो ऐसे वाले क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंगो का पूछा था, मैंगी फेरेंडी का। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ साइंटिफिक नाम है वो हम करते ही जाएंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर क्या चीज़ पाई जाती है। जैसे हमने सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो उसके अंदर कुछ गैस भरी होती है। हमने कई बार देखा है कि गैस, जैसे ही हम सॉफ्ट ड्रिंक ओपन करी, या मान लो किसी और चीज़ को भी ओपन करा, ठीक है, पीना भी शुरू करना आपने, है ना, तो पीने में क्या है, आप जैसे ढक्कन खोलते हो तो क्या होता है, एक प्रॉपर गैस बन जाती है। तो वो गैस कौन सी भरी जाती है उसके अंदर कंप्रेस करके, तो याद रखना है दैट इज कार्बोनिक एसिड भरी जाती है। कार्बोनिक एसिड भरी जाती है। कार्बन से याद रखना है, कार्बोनिक एसिड। कई बार कहते हैं ना कि ये मत पिया करो, बहुत ज़्यादा कार्बन है ना, तो ये चीज़ है। ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। अब मिलते हैं इन द नेक्स्ट सीरीज, आप हमारे साथ बने रहिए। टेक केयर एवरीवन, सी यू।